हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इकोलॉजी का एक टॉपिक लेके आया हूँ। सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो ला पाया, क्योंकि व्यस्तताओं के चलते वीडियो नहीं बन पा रहा था। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जो जीव और उसके आसपास के वातावरण के साथ उसका परस्पर संबंध का अध्ययन करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोटोन क्या होता है और इकोसिस्टम के घटक क्या होते हैं, जैविक अजैविक, और इसके प्रकार क्या होते हैं। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि ऊर्जा का प्रवाह का क्या नियम है, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल क्या है, और नंबर का पिरामिड क्या होता है, और मास का पिरामिड क्या होता है। ये सब चीज हम देख लेंगे। उम्मीद है आपके सारे जितने भी टॉपिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले इस टॉपिक में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम जीव और उसके आसपास के वातावरण का, उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और उसके संबंध को हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इस शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसका सबसे पहली बार अध्ययन किया था या नाम इसका इस्तेमाल किया था। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो थे अर्नेस्ट हैकेल। अच्छा, इसमें जो परिभाषा में जो लिखा है कि वातावरण, वातावरण मतलब क्या? तो वातावरण से मतलब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों ही मंडल को क्या किया गया, उसमें वातावरण में जोड़ा गया। यानी कोई जीव और स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के साथ उसका संबंध, उसकी जो हम जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या? अगर हम ये देखें कि जीव का तीनों मंडलों के साथ जो संबंध है उसको पढ़ने को हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो अभी तीनों मंडल कितने? पूरी पृथ्वी में ये तीनों मंडल फैले, पर पृथ्वी के किसी एक छोटे भाग को अगर उठा लें, किसी क्षेत्र विशेष का हम क्या करें? अध्ययन करें, जिसमें देखें कि जीवों के साथ उस वातावरण का क्या संबंध है किसी क्षेत्र विशेष में, तो उस क्षेत्र विशेष के उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम या पारितंत्र। किसी क्षेत्र या स्थान विशेष में होने वाली जीव व वातावरण के मध्य क्रियाओं का एक तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। यानी पूरी पृथ्वी का देखेंगे तो इकोलॉजी कहलाएगी, और किसी क्षेत्र विशेष का वही सिस्टम देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। अब सिस्टम वर्ड इसमें क्यों लगा है? क्योंकि ये विधिवत प्रक्रिया से ये जुड़ा हुआ। कैसे? जैसे कोई छोटा तालाब है, तालाब में कुछ मेढक, एक आध दो सांप रहते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं, कुछ फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर करते हैं। और जब ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, जब ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता से ये होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है उनके ऊपर जो जीव भी पाए जाते हैं, जो उनके द्वारा खाद्य बनाया जाता है, उनको मछली या मेढक द्वारा थोड़ा बहुत खाया जाता है, और फिर मेढक को सांप खा लेता है और सांप उस तालाब में घूमते रहते हैं। मतलब ये कि उनका सिस्टम बन गया, जिसको हम खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। ये उनका एक सिस्टम बन गया। तो किसी क्षेत्र विशेष में वो जो सिस्टम बन जाता है, उस छोटे क्षेत्र में सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इतना सिंपल आपको समझ, और आगे ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम की क्या विशेषता है। ये क्वेश्चन एक बार आया है। यह एक खुला तंत्र है। पहली जो इसकी विशेषता है वो कैसी है? यह एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र से मतलब क्या? ओपन है। ओपन से मतलब ये नहीं है कि कहीं क्षेत्र विशेष को स्पेसिफाइड किया है तो उसमें कोई बाहर से कोई जीव नहीं आ सकता। जिस तालाब को हमने अभी बात कर रहे थे, जिस तालाब की, उस तालाब में कोई बाहर से भी जीव आ सकता है। हो सकता है कोई मछली के बीज डाल दें या कोई बड़ी मछली आ जाए, या हम जंगल का ले लें तो जंगल में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरे वाले एरिया से कोई दूसरा शेर वहां नहीं आ सकता, या तालाब में मगरमच्छ नहीं आ सकता। तो ये ओपन है, कोई दूसरा जीव भी वहां पे आ सकता है और उसका प्रभाव भी क्या होगा? उस इकोसिस्टम पे पड़ेगा। एक तो ये ओपन है। ओपन का मतलब ये। दूसरा, एक प्रकृति की कार्यात्मक इकाई है। जैसे हम सेल को बोलते हैं ना, मानव मतलब जीव की कार्यात्मक इकाई है, उसी तरह ये जो इकोसिस्टम है इसकी एक विशेषता है कि प्रकृति की कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक मतलब अगर ये नहीं होगी तो प्रकृति का चलना मुश्किल है। क्यों? वो समझ लेते। क्योंकि जब तक इकोसिस्टम कहीं पे नहीं बनेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भरता जीवों की नहीं बनेगी, पर्यावरण के ऊपर और जीव की एक दूसरे के ऊपर, तो फिर सिस्टम नहीं चल पाएगा।
क्योंकि जो उत्पादक रहेंगे उनकी संख्या या तो ज़्यादा हो जाएगी, या तो जो उपभोक्ता होंगे उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, उत्पादकता की संख्या कम होगी। तो इसका मेंटेनेंस या प्रकृति में एक बना के रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। और वो सबसे छोटा सिस्टम जो हो सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अगर ये नहीं होगा तो प्रकृति में जीव का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कार्यात्मक इकाई मतलब इसी की दम पे क्या हो रहा है, प्रकृति चल रही थी, कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं इकोसिस्टम, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप समझ लें इकोसिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है। एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब जिसको मानव ने नहीं बनाया, ये अपने आप प्रकृति में पाए जा रहे हैं। जैसे अब इसमें भी दो प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से, एक थलीय है और दूसरा जलीय। थलीय मतलब जो स्थल पर बनते हो, जैसे मैदान, मैदान का अपना एक सिस्टम होगा, मरुस्थल उसका अपना एक सिस्टम होगा, वन जंगल जिसको बोलते हैं, पर्वत और पठार, इन सब जगह पे क्या होगा, अपना एक सिस्टम होगा। यहाँ के पेड़ पौधे कुछ उगाते होंगे, उनको खाने के लिए वहां हिरण पाए जाते होंगे, हिरण को खाने के लिए शेर पाए जाते होंगे, इस टाइप से। और शेर को मरने के बाद अपघटन करने के लिए बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उनका अपना एक सिस्टम है। वो ये सब जगह है, मैदान में भी है, मरुस्थल में भी है, वन में, पर्वत पठार में। मैदान में जैसे घास होगी, घास को खाने के लिए तिलचट्टे होंगे, वो जो कूदने वाला एक तिलचट्टा होता है उसको मेंढक खा जाती है, और मेंढक को सांप खा जाता है, और सांप को मोर खा जाता होगा। तो इस टाइप के सिस्टम सब जगह बने हुए, तो ये प्राकृतिक सिस्टम है। प्राकृतिक में दूसरा होता है जली। जली में नदी है, तालाब है, झरना, झील और सागर। मतलब नदी में भी वही सिस्टम रहता है कि छोटे छोटे पौधे होंगे किनारे किनारे, कई फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं जो अंदर भी पाए जाते हैं, उनको खाने के लिए मछली वछली, और मछली को सांप खा जाए या बड़ी मछली खा जाए, और उनको आदमी निकाल के खा जाए, या इस टाइप का एक सिस्टम वहां पे बना हुआ है। हम ये देखें कि मानव निर्मित मतलब क्या, तो मानव निर्मित जो कृत्रिम मानव ने बना दिया और वहां इकोसिस्टम जैसा सिस्टम बन गया, तो उसको हम बोलते हैं तालाब, अगर किसी ने तालाब खोदा है तो। दूसरा खेत। खेत मतलब जैसे जब आपने धान बोया, तो धान प्राकृतिक रूप से तो बोई नहीं थी, आपने बो दी, आपने धान बो के उसमें पानी भर दिया, तो कहीं ना कहीं अब वहां एक सिस्टम डेवलप होगा। उस पानी में कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, उनको खाने के लिए उसमें फिर मेंढक हो जाएगी, मेंढक को खाने के लिए सांप हो जाएगा, और उसमें मानव निर्मित एक प्राकृतिक सिस्टम बन गया। और हो सकता है सांप को खाने के लिए वहां कहीं से मोर भी आ जाए, और जब आप उसको धान को काट के पानी सुखा देंगे तो वो सिस्टम अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। तो जब ये खत्म हो जाता है तो उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे कि ऐसे जितने भी सिस्टम है जो बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, मतलब वो स्थायी नहीं है। जैसे खेत या मानव निर्मित जितने भी हैं वो स्थायी है कि नहीं, तो स्थायी भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, पर ज्यादातर ये स्थायी नहीं होते, खत्म हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जो सबसे स्थायी होंगे, तो सबसे स्थायी दुनिया में जो सबसे बड़ा सिस्टम है उसको बोलते हैं हम सागर का इकोसिस्टम। सागर आसानी से खत्म नहीं होता और ये सिस्टम रहता है, और ये सबसे बड़ा भी। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है कि सबसे स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है, तो वो है सागर। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, वो भी क्या है, सागर। क्योंकि ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा और सबसे स्थायी भी है, इसको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। आप वन काट के खत्म कर सकते हैं, तालाब को सुखा के खत्म करते हैं, धान का खेत खत्म कर सकते हैं, मैदान के घास वास काट के कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मरुस्थल में कुछ और लगा सकते हैं, पर समुद्र को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए सबसे ज्यादा स्थायी है और क्षेत्रफल में बड़ा, इसलिए बड़ा भी है। तो इसके प्रकार थे। अभी हम आगे चलते हैं पारितंत्र के घटक। घटक से मतलब किन किन चीजों से मिलकर पारितंत्र बना है। तो ऑब्वियस बात है, पर्यावरण में दो तरह की चीज पाई जाती है, एक जैविक मतलब जिसमें जान है, और एक अजैविक जिसमें जान नहीं है। तो हम पहले देखते हैं पारितंत्र के दो घटक हैं, कौन कौन से, अजैविक और जैविक। ठीक है, मैं ये इकोटोन लिख के रखा हूं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं, तो ये भी दो तरह के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन तत्व पाया जाता है, और अकार्बनिक जिनमें कार्बन तत्व नहीं पाया जाता। कार्बनिक में कौन कौन से पारितंत्र के घटक, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, प्रोटीन, वसा, जिनसे हमको एनर्जी मिलती है। ये हम सब पुराने टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं मेंस के लिए और पूरी इकोनॉमिक्स के लिए भी वीडियो डाले, किसी को देखना हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और आपसे एक निवेदन और है कि अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अकार्बनिक में देखते हैं हवा, प्रकाश, मृदा, जल और खनिज तत्व। ये सब, इन सभी में क्या है, कार्बन तत्व नहीं पाया जाता, परंतु पारितंत्र के घटक है, यानी परितंत्र में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए यह आवश्यक है। तो ये भी किसके तत्व है, अजैविक तत्व है, किसके, पारितंत्र के घटक। ठीक है, अब जैविक देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम इकोसिस्टम या इकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें। पारितंत्र के घटक में जैविक जो है, जैविक मतलब जिनमें जान पाई जाती है, वो होते उत्पादक। उत्पादक मतलब वो सारे पौधे जो कि खाद्य, खाने योग्य वस्तु या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसमें हम माड़ भी बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट जो बनाते हैं वो है पौधे।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो करते हैं, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके क्या करते हैं, उत्पाद पैदा करते हैं, उत्पादक, ये जैविक। दूसरा उपभोक्ता, इन उत्पादकों के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सारे बाकी जीव क्या है, निर्भर करते हैं, जो इन्हीं के द्वारा उत्पादित एनर्जी को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको हम बोलते हैं उपभोक्ता। ये कई तरह के होते हैं, कैसे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जिनको हम शाकाहारी भी बोलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो सीधे ही रूप से उत्पादकों के ऊपर क्या है, निर्भर है, जैसे कि हिरण केवल क्या कर सकता है, प्राथमिक उत्पादक को खा सकता है। दूसरा गाय है, खरगोश है, ये घास खाने वाले हैं, मतलब शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता वो है जो क्या कर सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, मतलब जैसे सांप है, सांप खा जाए, मेढक है, मेढक किसी को खा जाए, मेढक तिलचट्टे को खा जाता है, सांप और कई मेढकों को खा जाता है, इस टाइप। और तृतीयक वो होते हैं जो इनको खा जाते हैं, द्वितीयक को, प्राथमिक को, दोनों को भी खा जाते हैं। हम जब एक खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे जब आसानी समझ में आएगा। मगर उपभोक्ता के 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, क्लियर। और एक होता है अपघटक। अपघटक मतलब वो सारे जीव जंतु, छोटे छोटे बैक्टीरिया या वायरस जो क्या करते हैं, किसी जीव के मरने के बाद उसको वापस उसकी मूल अवस्था में पहुंचा देते हैं, मतलब कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ में तोड़कर जमीन में उसको मिला देते हैं। उन सबको ही हम क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। यानी पारितंत्र के 2 तरह के घटक हैं, अजैविक, जैविक। अजैविक में कार्बनिक अकार्बनिक और जैविक में उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। क्लियर है ये संख्या। अब आपके लिए कॉमन सेंस की बात, ये संख्या मैंने लिख के रखा है, आप ये दिमाग लगाओ कि जैविक घटक में, सोचने वाली बात, जैविक घटक में 3 चीजें, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, 1 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, इसमें सबसे ज्यादा संख्या होगी उत्पादकों की। क्यों, क्योंकि ज्यादा पेड़ होंगे, उनको खाने वाले जीव और कम होंगे, और उनको खाने वाले जीव और कम होंगे, और उनको खाने वाले जीव और कम होंगे। क्योंकि अगर ऊपर वाले जीव ज्यादा हो जाएंगे तो बीच वाले जीव को एक ही बार में वो चट कर देंगे और फिर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रकृति ने ऐसे संतुलन बना के रखा है, उत्पादक ज्यादा होंगे और उपभोक्ता कम होंगे। और उपभोक्ता में भी, उत्पादक के बाद उपभोक्ता में प्राथमिक कम, द्वितीयक उससे कम, और तृतीयक उससे भी कम। आप थोड़ा गौर करेंगे, समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, अब इसके बाद हम ये देख ले रहे हैं कि इकोटॉन क्या होता है। अभी और आगे मैं आपको समझाने वाला हूं कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे, और लेंस का 10% का नियम क्या है। पर हम ये देख ले रहे हैं कि इकोटॉन क्या होता है। इकोटॉन 2 इकोसिस्टम के बीच की जगह होती है। इकोटॉन क्या होती है, 2 इकोसिस्टम के बीच की जगह होती है। कैसी, वो समझ, इधर मैं मिटा रहा हूं आपके लिए, देखिए। ये सबसे फर्टाइल जगह भी होती है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मान लो ये एक समुद्र है, ये क्या है, समुद्र या सागर जो भी आप बोलते हैं, ये समुद्र है, और ये वन वाला भाग, ये कौन सा वाला भाग है, ये क्या है, वन, ये वन है। वन का अपना पारितंत्र है, वन का अपना पारितंत्र, इकोसिस्टम है। वन में पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी पाए जाते हैं, नीचे जो घास लगी उसमें तिलचट्टे पाए जाते हैं, उनको मेढक खाता, सांप खाता है, सांप को मोर खा जाता है, कई बार शेर खा जाता है हिरण को। इस टाइप का एक सिस्टम यहाँ पे जमा हुआ। और यहाँ ऐसी छोटी मछलियां हैं, वो पेड़ पौधों से कुछ खाती है, उन मछलियों को बड़ी मछली खा जाती है, और बड़ी मछलियों को कई बार इंसान खा जाता है, और बड़ी मछली कई बार मर जाती है। समुद्र का अपना एक इकोसिस्टम है, ठीक है। पर समुद्र और वन के बीच में एक जगह है, ना तो जो पक्की है, ना तो जो जिसमें पानी, जिसको हम बोलते हैं दलदल, कई बार बोलते हैं दलदल, मच्छी सी जगह रहती है। और यहां पाया जाता है मगरमच्छ। क्या पाया जाता है, मगरमच्छ। और दूसरे मैंग्रोव टाइप के वन, मैंग्रोव टाइप के वन भी पाए जाते हैं। यानी जिनको समुद्र से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको थल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो लोग हैं, ये दोनों ही तरफ जा सकती है। मगरमच्छ इधर से भी आदमी को पकड़ के खा सकता है, और ये मगरमच्छ इधर से भी मछली पकड़ के खा सकता है, इस टाइप का। और ये मैंग्रोव वन है, ये यहाँ से भी पोषक तत्व ले सकते हैं और समुद्र से भी पोषक तत्व ले सकते हैं। तो इसका मतलब 2 इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं इकोटॉन। उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटॉन। अब आप बताओ, सबसे ज्यादा जीवों की संख्या कहां पाई जाएगी, वन वाले एरिया में या इकोटॉन वाले एरिया में? ये सबसे ज्यादा पाई जाएगी इकोटॉन वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ इतने सारे जीव जंतु पाए जाएंगे जो दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ टेंशन, क्योंकि ये टेंशन भी पैदा करता है, इधर भी इधर भी। और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया होता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है
कि मैंग्रोव वन में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है, क्योंकि वो इकोटोन एरिया में पड़ता है। तो इकोटोन क्या है, दो इकोसिस्टम के बीच का ये संक्रमण का क्षेत्र, ट्रांजिशनल पीरियड, जिसे हम जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये इकोटोन हो गया, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे। अब मैं आपको ऊर्जा का नियम बताता हूं फटाफट। ऊर्जा का नियम आप देखें, ऊर्जा का नियम मतलब खाद्य श्रृंखला में हम बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको नियम बताता हूं। ये है घास, घास को खाया तिल चट्टे ने, उसको खाया मेढक, मेढक को खाया किसने, सांप ने, सांप को खा गया मोर ने। ठीक है, ये एक सिस्टम है। घास से जितनी भी एनर्जी, एनर्जी कैसी हुई, एनर्जी लेने के लिए तो खा ही रहा है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खा रहा। घास से जितनी एनर्जी तिलचट्टे को मिली, क्या तिलचट्टे को खाने से उतनी ही एनर्जी मेढक को मिल गई? और क्या मेढक को खाने से उतनी एनर्जी सांप को मिल गई? और क्या सांप को खाने से उतनी एनर्जी मोर को मिल गई? नहीं। अगर घास को खा के, घास ने प्रकाश संश्लेषण किया, फोटोसिंथेसिस, और यदि इसने फोटोसिंथेसिस करके 100 एनर्जी बनाए, 100 एनर्जी के मॉलिक्यूल बनाए, तो तिलचट्टे के पास कितनी जाएगी? केवल 10%। मतलब इस घास को खा जाएगा तो तिलचट्टे को उसमें से कितनी मिलेगी? केवल 10%। और इस तिलचट्टे को खा जाएगा मेढक, तो इसको भी कितनी मिलेगी? इसके अंदर की पूरी एनर्जी का केवल 10%। और मेढक के अंदर की पूरी एनर्जी का केवल 10% सांप को मिलेगा, और सांप के अंदर की पूरी एनर्जी का केवल 10% किसको मिलेगा? मोर को मिलेगा। यानी कि एनर्जी ट्रांसफर तो हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ, पर जितनी घास ने या जितनी उत्पादित हो रही पूरी नहीं हो रही, उसका बीच में क्या हो रहा है? हास्य हो रहा है, और केवल 10% एनर्जी ही ऊपर की तरफ जा रही है। क्लियर? तो ये जो एनर्जी 10% जा रही है, इसी को बोलते हैं, ये किसने बताया था? लिंडसन ने, सॉरी लिंड्समैन ने। लिंड्समैन का नियम बोलते हैं इसको, या 10% का नियम भी बोलते हैं इसको। तो ये लोग आप याद कर लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मतलब एनर्जी का एक आदमी से, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में जो ट्रांसफर होने का नियम है, वो 10% का नियम लिंडसन ने दिया, और वो ये है। क्लियर? तो ये तो एनर्जी का प्रभाव हुआ। अब आप एक बात और बताओ कि यदि मान लो इस घास में डीडीटी छिड़का है, डीडीटी मतलब एक कीटनाशक छिड़का है, कीटनाशक, आप तो कीटनाशक समझो, ये कीटनाशक छिड़का है, तो ये कीटनाशक की मात्रा इनमें से किस जीव में सबसे ज्यादा होगी, वो बताओ आप लोग। इन सारे जीव में इस कीटनाशक की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होगी? घास में, तिलचट्टे में, मेढक में, सांप में, मोर में? तो ये सबसे ज्यादा होगी मोर में। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सोच पाओ। ये सबसे ज्यादा होगी मोर में। उसकी वजह ये है कि घास, थोड़ी सी घास खा के तिलचट्टे का कुछ नहीं होने वाला, वो ज्यादा घास खाएगा। तो जितनी एक घास में जितनी मात्रा होगी, वो ऐसी कई घास खा जाएगा, तो ऐसी कई घास की डीडीटी इसके अंदर पहुंच जाएगी। और मेढक का एक तिलचट्टे खाने से कुछ नहीं होगा, तो मेढक क्या करेगा? ऐसे कई तिलचट्टे खा जाएगा, तो ऐसे कई तिलचट्टों की उसके अंदर पहुंच जाएगी। और ऐसे कई मेढक कौन खा जाएगा? सांप खा जाएगा। और ऐसे कई सांप मोर खा जाएगा। तो फाइनली कहीं ना कहीं इतनी सारी डीडीटी सबसे ज्यादा इकट्ठी कहां हो जाएगी? मोर में हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार 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 आ जाता है, कीटनाशक की सर्वाधिक मात्रा किस जीव में पाई जाएगी, किस जीव में? वो इसमें से पूछता है, उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक में, तृतीयक में सबसे ज्यादा पाई जाएगी तृतीयक उपभोक्ता में। क्लियर? ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, बस आपको दिमाग खुला रखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब जो है थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक हम लेने वाले, जिसको हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला समझते। खाद्य श्रृंखला मतलब खाने की एक पैटर्न, खाने का एक पैटर्न। अच्छा चलिए, ये वीडियो 20 मिनट का हो गया। मैं अगले वीडियो में आपको खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, और उसमें कैसे एनर्जी का फ्लो होता है और उनके क्या पिरामिड होते हैं वो समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, बने रहे मेरे साथ।